नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MCC कानपुर में। और आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो CET के एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, LDC एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपके सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लगभग सभी जो कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं उनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और वो टॉपिक है मित्रों संविधान की प्रकृति, यानी संविधान का स्वरूप कैसा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए मित्रों करते हैं स्टार्ट। देखिए, संविधान की प्रकृति की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो भारतीय जो संविधान है ना तो पूरी तरह से संघात्मक है और ना ही पूरी तरह से एकात्मक। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका का सबसे पहले का लिखित संविधान है और एक संघात्मक संविधान का बेस्ट अगर उदाहरण की बात करें तो अमेरिका का संविधान है। तो अमेरिका का जो संविधान है वो पूरी तरह से संघात्मक है, मगर भारत के संविधान के बारे में बहुत सारे राजनीतिक विचारक थिंकर्स जो हुए उन्हें बहुत मतों की भिन्नता है। कुछ कहते हैं सौदेबाजी का संघवाद, कोई कहता है सहकारी संघवाद, कोई कहता है अर्धसंघीय व्यवस्था। तो संघात्मकता का और एकात्मकता दोनों का मिश्रण है, यानी कुछ विशेषताएं हमारे यहाँ के संविधान में संघात्मकता की मिलेंगी और कुछ विशेषताएं एकात्मकता की मिलेंगी, यानी दोनों का मिश्रण। एक तो इस टॉपिक पर बात करेंगे, दूसरा है अपना कठोरता और लचीलापन। देखो, कुछ संविधान ऐसे होते हैं जिनमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं होती, मगर भारतीय जो संविधान निर्माता थे उन्होंने क्या किया कि उसमें ऐसी गुंजाइश छोड़ी कि इस देश काल परिस्थितियाँ बदलेंगी, समय बदलेगा तो कहीं न कहीं ऐसा महसूस किया जाएगा कि संविधान में कुछ परिवर्तन किया जाए। इसलिए भारतीय संविधान लचीला भी है और कुछ प्रावधानों की दृष्टि से देखें तो कठोर भी है। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कर लें, ठीक है, तो इससे संबंधित प्रावधान है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो बातें हैं उनको अगर कुछ संशोधन करना है तो वो आसानी से नहीं होता। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो आसानी से परिवर्तित किए जा सकते हैं, जैसे किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है या फिर कुछ सीमाओं को निकाल कर राज्यों की एक नए राज्य की स्थापना करनी है। हाँ, ये बात जरूर कुछ अपवाद हैं, जैसे कि हमें किसी दूसरे राज्य से कोई भी एन्क्लेव क्षेत्र हमारे राज्य में मिलाना है तो उसमें हमें संशोधन की ज़रूरत नहीं है, मगर हमें अगर किसी दूसरे राज्य को देना है तो फिर उसमें संशोधन करना पड़ता है। तो यहाँ दो विशेषताओं को हम देखेंगे, संघात्मक एकात्मक का मिश्रण और कठोरता और लचीलेपन का। संघात्मक व्यवस्था में अगर देखें सीधी सी बात नॉर्मल सी, तो जहाँ प्रांत हैं और केंद्र की जो बातें हैं तो उनके मध्य जो शक्तियाँ हैं, शक्तियों का जो विभाजन है वो पूरी तरह से ऑलरेडी संविधान में मेंशन है, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों ही अपनी शक्तियाँ कहाँ से ग्रहण करेंगे, संविधान से ग्रहण करेंगे। तो उस व्यवस्था को हम कह देते हैं क्या, संघात्मक। ठीक है, बात करते हैं एकात्मकता की। तो एकात्मक संविधान कैसा होगा, जहाँ पर सारी शक्तियाँ केवल केंद्र को सौंप दी गई हो और जो प्रांत हैं, राज्य हैं, वो किस पर निर्भर रहें, केंद्र पर निर्भर रहें, यानी कि जो राज्य है वो केंद्र से अपनी शक्तियाँ ग्रहण करें। उस प्रकार की जो व्यवस्था है उसे हम कहते हैं एकात्मक। ठीक है, तो अब हम संघात्मक और एकात्मक में दोनों के संघात्मकता की विशेषताएं और कुछ एकात्मकता की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। फिर हम बात करते हैं कठोरता और लचीलेपन, इसकी बात हो चुकी है, दोनों का मिश्रण है। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो आसानी से उसमें संशोधन किया जा सकता है, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। देखो, संघवाद की विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता है शक्तियों का विभाजन। तो भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान की जो अनुसूची है, आपको पता है कितनी वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है, 12। उसकी जो 7वीं अनुसूची है मित्रों, उसमें 3 सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं, 3। एक तो है संघ सूची। कौन सी सूची है, संघ सूची। एक है मित्रों राज्य सूची। क्या है, राज्य सूची। और एक है समवर्ती सूची। ये 3 सूचियों के आधार पर केंद्रों के मध्य, केंद्र सरकार के मध्य और राज्य सरकार के मध्य शक्तियों को स्पष्ट रूप से बांट दिया गया है। जैसे कौन कौन से मुद्दे या विषय होंगे जिन पर केंद्र सरकार या संघ सरकार कानून बनाएगी, कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, और कुछ मुद्दे ऐसे हैं, कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जिन पर दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं। मगर स्पष्ट विभाजन हमारे संविधान में कर दिया गया है। जैसे संघ सूची,
मूल संविधान में विषय दिए गए 97, इसको मूल संविधान में विषय दिए गए 66, इसको मूल संविधान में विषय दिए गए 47। तो यहाँ जो संघ सूची के 97 विषय हैं मूल संविधान की दृष्टि से देखें, इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केवल केंद्र सरकार को। किसको है मित्रों? केवल केंद्र सरकार को। राज्य सूची के विषयों पर केवल कौन सी सरकार? राज्य सरकार यानी प्रांतों की सरकार कानून बनाएंगी। ये जो विषय हैं इनकी अगर हम बात करें तो ये विषय ऐसे हैं कि इन पर दोनों ही सरकारें कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। वर्तमान स्थिति देखें तो यहाँ 100+ आपको विषय मिलेंगे, यहाँ स्थिति देखें तो 61 और यहाँ स्थिति देखें तो 52। हुआ क्या? इस राज्य सूची के कितने -5 विषय निकालकर किसको दे दिए? समवर्ती सूची को। इसलिए समवर्ती सूची के विषय कितने हो गए? 52। जैसे हम एक एजुकेशन वाली विषय की बात करें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण एक विषय है जिसको आप समझ सकते हैं, एजुकेशन। तो एजुकेशन जो विषय है, मुद्दा है, उस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। इसके जो 5 विषय थे, जैसे परिवार नियोजन वाला है, नाप तोल है, न्यायिक व्यवस्था है, हाँ, वन और पर्यावरण का संरक्षण है, शिक्षा है, ऐसे कुछ प्रावधान थे, वो किसको दे दिए गए? समवर्ती सूची को। तो याद रखना है, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन भारतीय संविधान में किस अनुसूची के आधार पर? 7वीं अनुसूची। वर्तमान आप जानते हो कि टोटल अनुसूची कितनी है? 12। मूल संविधान में कितनी थी? 8। ठीक है। प्रथम संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के तहत और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन नियम के तहत जोड़ी गई। इस तरीके से 12 अनुसूचियां। कुल अनुच्छेदों की संख्या आप जानते हो 395 है, मगर गणना की दृष्टि से देखें तो ये आपको 467-68 देखने को मिलेंगे, क्योंकि मुख्य अगर आर्टिकल की बात करें, मुख्य अनुच्छेदों की बात करें तो वो 395 ही है। उनमें क ख ग करके या फिर खंड 1 का सब खंड इस तरीके से जोड़ करके उनकी संख्या बढ़ जाती है, तो इतना लगभग हो जाता है। और भागों की बात करें तो मूल संविधान में 22 थे और अब कितने? 25 भाग हैं। और अनुसूची मूल संविधान में कितनी थी? 8 और अब कितनी है? 12। तो ये याद रख लेना है थोड़ा सा, ठीक है। चलो, तो शक्तियों के विभाजन की बात हो चुकी है। संघ सूची में जैसे कुछ विषय जनगणना वाली बात कर लें, अपन बैंकों की बात कर लें, सेना से संबंधित कुछ प्रावधान है उनकी बात कर लें, तो वो सब किसके हैं? संघ सूची के विषय हैं और उन पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। राज्य सूची में जैसे स्थानीय स्तर की पुलिस है, स्थानीय प्रशासन है, उनके बारे में बात करें तो राज्य सूची के विषय हो गए। अब हम बात करते हैं कि लिखित संविधान। आप सबको पता है कि सबसे पहले का जो लिखित संविधान है वो है अमेरिका, जो 1787 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन में उसका निर्माण किया गया। ठीक है। तो भारतीय संविधान भी कैसा है? लिखित। संविधान के प्रकारों की बात करें तो 2 तरह के संविधान हमको देखने को मिलते हैं, एक तो लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान, जिसे हम मौखिक संविधान भी कहते हैं। तो भारत का जो संविधान है वो कैसा है? लिखित है। और सर्वश्रेष्ठ अगर लिखित संविधान की बात करें तो वो कौन सा देश का है? अमेरिका का है। और अलिखित संविधान की भी अगर बात करें, अलिखित या मौखिक संविधान की बात करें, तो आप सबको ये भी याद रखना है कि अलिखित संविधान अभी वर्तमान में देखें तो हमारे ब्रिटेन का है, जहाँ पर परंपराएं, रीति रिवाज जो पहले से चले आ रहे हैं उनके आधार पर शासन व्यवस्था चलती है और वो पीढ़ी दर क्या होते हैं? हस्तांतरित होते हैं। मगर भारत देश का संविधान कैसा है? लिखित है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें सबसे ज़्यादा अनुच्छेद आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो लिपिबद्ध है। ठीक है। और कौन सी भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी भाषा में, बाद में उसका ट्रांसलेशन किया गया, वो हम सब जानते हैं। आगे चलते हैं। देखो अगली विशेषताओं की बात करें, तीसरी विशेषता देखें, संघात्मक में 2 विशेषता देख ली, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान और द्विसदनीय विधायिका। देखिए, सॉरी ये दोबारा आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। द्विसदनीय विधायिका। द्विसदनीय विधायिका का मतलब लिखित संविधान की बात करें या फिर संघात्मक संविधान की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वहाँ पर 2 है, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। ये 2 तरीके के वहाँ के जो सदन है। उसी प्रकार भारत में भी संसद यानी विधायिका का एक सदन आपको देखने को मिलेगा लोकसभा और एक सदन आपको देखने को मिलेगा राज्यसभा। राज्यसभा, ये लोकसभा पूरे भारत के का प्रतिनिधित्व, पूरे भारत में लोकसभा क्षेत्रों में उसको बांटा गया है, संसदीय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक एक क्षेत्र से एक सांसद चुन करके संसद में जाता है। राज्यसभा यानी कि इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व। अनुसूची 4 की बात करें
तो वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। और हमारे यहाँ पर जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा में प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से कितने जाते हैं यहाँ पर 10 प्रतिनिधि, जबकि अमेरिका में क्या है प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि चुनकर, वहाँ क्या है समान प्रतिनिधित्व है राज्यों को, मगर भारत में असमान प्रतिनिधित्व है। ठीक है, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधियों को राज्यसभा में भेजा जाता है। लिखित संविधान के बारे में हम बात कर चुके थे, आगे चलते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका एक और देख लेते हैं, हमने इसमें एक मेंशन नहीं हुआ है स्वतंत्र न्यायपालिका, ये 2 बार लिखा हुआ आ गया, कोई नहीं। चलो, स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी संघात्मक शासन का उदाहरण है। देखो अमेरिका की जो न्यायपालिका है वो अपने आप में क्या है स्वतंत्र है, यानी कि वो विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं है। उसी प्रकार भारत में भी एक संतुलन बनाया गया है, शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर है, जहाँ पर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियाँ अलग अलग विभाजित कर दी गई हैं। फिर भी न्यायपालिका की कार्यपालिका और विधायिका के अधीन नहीं है, वो अपने कार्य क्षेत्र को पूरी स्वतंत्रता पूर्वक करती हैं। ठीक है, तो ये भी एक विशेषता हो गई स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे यहाँ पर जो न्यायपालिका का सिस्टम है वो आप जानते हो, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट और उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय जो अपन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह सकते हैं, सिविल कोर्ट कह सकते हैं। आगे चलें, अब हम बात करते हैं, देखो हमने संघात्मकता की बात की जिसमें शक्तियों का विभाजन था, लिखित संविधान था। ठीक है, और शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, और देखिए द्विसदनीय विधायिका और स्वतंत्र न्यायपालिका, तो ये तो संघात्मकता की विशेषता हुई। अब हम बात करते हैं एकात्मकता की विशेषता है कि कौन कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जिससे हमारा संविधान एकात्मक बन जाता है, कुछ परिस्थितियों में बन जाता है। जैसे केंद्र राज्यों, केंद्र को राज्यों से ज़्यादा शक्तिशाली, यानी कि जो महत्वपूर्ण विषय थे, इम्पोर्टेंट विषय थे और ज़्यादा जो विषय हैं वो किसको सौंपे गए हैं, केंद्र सरकार को। जैसे 97, जबकि राज्य सरकारों को राज्य सूची के विषय कितने 66 ही हैं। और जो महत्वपूर्ण विषय हैं जैसे सेना से संबंधित ले लो, बैंकों से ले लो, जो बड़े बड़े विषय हैं, मुद्दे हैं, वो किसको दिए गए, केंद्र सरकार को। और बहुत कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनमें केंद्र सरकार मजबूत होती है। जैसे हम बात करते हैं राज्यसभा के अनुच्छेद 149 की। ये 149 अनुच्छेद क्या कहता है कि कोई भी राज्य सूची का विषय अगर राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे राज्यसभा, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाता है, 1 साल के लिए केंद्र सरकार को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि केंद्र सरकार राज्यों की सरकारों से ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, एक अनुच्छेद 312, इसमें जो संघ लोक सेवा आयोग हैं, यानी कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, उनके संबंध में अगर प्रावधानों की बात करें, अनुच्छेद 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवा। और ये अखिल भारतीय सेवाओं में 3 सेवाएं आती हैं आपके, कौन कौन सी, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS और भारतीय वन सेवा IFS। ठीक है, विदेश सेवा जो है वो अखिल भारतीय सेवाओं में नहीं आती। तो ये अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का जो अधिकार है वो भी किसके पास है, केंद्र सरकार के पास, यानी कि राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं का क्या करती है, सृजन करती है। और राज्यसभा को अधिकार है कि अनुच्छेद 149 के तहत वो किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का अगर घोषित कर देती है तो उन पर कानून बनाने का जो अधिकार है मित्रों वो किसको मिल जाता है, केंद्र सरकार को। इस हिसाब से भी देखें तो ये कहीं ना कहीं एकात्मकता की पहचान है। एकल नागरिकता, देखिए अमेरिका की हम बात करते हैं तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता है, यानी कि जिस प्रांत का रहने वाला व्यक्ति है उसे उस प्रांत की नागरिकता भी मिली हुई है और संपूर्ण राष्ट्र की यानी अमेरिका की भी नागरिकता मिली हुई है। मगर भारत की देशकाल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने केवल और केवल प्रत्येक व्यक्ति को क्या माना, केवल और केवल भारत का नागरिक माना है, प्रांतों का नागरिक नहीं माना। क्योंकि हमारे यहाँ पर जैसे मैं हूँ राजस्थान का निवासी हूँ, मगर मैं राजस्थान का नागरिक नहीं कहलाऊंगा, मैं कहलाऊंगा ओनली फॉर इंडियंस, यानी कि मैं एक भारतीय हूं और भारतीय होने की मेरे को नागरिकता प्राप्त है। ठीक है, तो ये एकल नागरिकता का प्रावधान, ये भी इसका लक्षण है एकात्मकता का। क्योंकि संघात्मकता की अगर बात करें तो वहाँ पर राज्यों में को भी उतने ही अधिकार प्राप्त होते हैं जितने कि केंद्र को होते हैं, मगर हमारे भारतीय संविधान में ऐसा नहीं है। आगे चलते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति। देखिए
राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति अनुच्छेद, आपको पता है अनुच्छेद 155, इसके तहत राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है भाई? राज्यपाल की। किसकी नियुक्ति करता है? राज्यपाल की। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिखित परामर्श पर ही राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में की जाती है। राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं होता कि अपने, जिस तरीके से केंद्र सरकार को अधिकार होता है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और वो राष्ट्रपति किसका? संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करता है, संपूर्ण भारत का प्रथम नागरिक होता है। उसी प्रकार अगर हम राज्यों में देखें तो राज्यों का जो प्रथम नागरिक है वो राज्यपाल कहलाता है, मगर उसकी नियुक्ति का अधिकार राज्यों के पास नहीं है। उसकी नियुक्ति का अधिकार सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास है, जिसमें अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। चौथा पॉइंट एकात्मकता का देखो, आपातकालीन उपबंध। जब इमरजेंसी आती है, यानी कि आपातकाल जब लगता है देश में, तो उस समय जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसको मिल जाता है? कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को मिल जाता है। और आपातकालीन परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। ये बात है राष्ट्रीय आपात, जो कि भाई आक्रमण और युद्ध या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगता है राष्ट्रीय आपात। ठीक। अनुच्छेद 356 की बात करें तो ये है राष्ट्रपति शासन। अगर किसी राज्य में शासन संविधान के जो उपबंध है उनके अनुसार नहीं चलाया जा रहा है तो राष्ट्रपति केंद्र के लिखित परामर्श से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है, और उस राज्य का सीधा जो कार्यपालिका शक्ति है वो तो राष्ट्रपति के पास आ जाती है, और विधायिका जो शक्ति है वो संसद के पास हस्तांतरित हो जाती है। ये है वित्तीय आपात, यानी कि जब आर्थिक संकट पैदा होता है। हालांकि भारत देश में आज तक के इतिहास में वित्तीय आपात नहीं लगा। एक बार परिस्थितियां बन जाती कोरोना काल में, मगर परिस्थितियों को संभाल लिया गया और वित्तीय आपात की स्थिति नहीं बनी। 352 अब तक के संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल काफी लग चुका है, और 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के समय लगाया गया था, और ठीक है ना, एक बार आंतरिक अशांति के नाम पर 2 बार लगाया। 356 का कई बार प्रयोग हो चुका है। राष्ट्रपति शासन लगता ही रहता है, आप जानते हो। तो कहाँ कब कितने राष्ट्रपति शासन लगे उनके बारे में हम अलग से बात करेंगे। आपातकालीन उपबंधों में याद रखना है कि कार्यपालिका शक्ति तो इसके पास चली जाएंगी, राष्ट्रपति को हस्तांतरित हो जाएंगी। ठीक। और विधायिका शक्ति है, विधायी शक्ति किसके पास चली जाएंगी? ये चली जाएंगी आपके संसद के पास। तो इसका मतलब आपातकालीन परिस्थितियों में केंद्र सरकार सर्वेसर्वा हो जाती है। केंद्र सरकार को राज्यों के जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। आगे चले देखते, कुछ कथन की बात कर ले तो हमने देखो संघात्मक विशेषताएं देखी। संघात्मक में शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, ठीक है, और स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, इस तरीके की विशेषता संघात्मक शासन की थी। फिर एकात्मक शासन में देखा, एकल नागरिकता देख लिया, केंद्र सरकार का मजबूत होना, आपातकालीन परिस्थितियों में सारी शक्तियां केंद्र सरकार को हस्तांतरित हो जाना, और राज्यपाल की नियुक्ति, ये सब प्रावधान किसके थे? एकात्मकता के। अब कुछ विद्वान हुए जिन्होंने भारतीय संविधान की आलोचना भी की है। कुछ कथन हैं उनको भी याद रख लेना। जैसे केसी वियर की बात करते हैं तो ये क्वासी फेडरल, भारतीय संविधान को क्या कहता है? अर्धसंघीय, यानी कि क्वासी फेडरल कहता है। याद रखना, ये शब्द भी याद रखना, क्वासी फेडरल और अर्धसंघीय। ठीक है। मॉरिस जोन्स क्या कहते हैं? सौदेबाजी का संघवाद, यानी कि वार्गेनिक फेडरलिज्म। क्या बोलेंगे? वार्गेनिक फेडरलिज्म, सौदेबाजी का संघवाद। वार्गेनिक फेडरलिज्म कहने वाले कौन है? मॉरिस जोन्स। इधर सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये किसने कहा है? ग्रैनविल ऑस्टिन ने। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार हमने कुछ संघात्मक विशेषताएं, कुछ एकात्मक विशेषताएं, उनके बारे में चर्चा की। फिर से एक बार देखो रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की प्रकृति की बात करते हैं तो संविधान संघात्मक और एकात्मकता का मिश्रण, कठोरता और लचीलेपन का क्या है? मिश्रण है। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें आसानी से संशोधन नहीं होता, यानी बहुत कठोर, यानी कि संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। मगर कुछ प्रावधान ऐसे जिनमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है, जैसे किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, एक राज्य की सीमा को दूसरे राज्य में मिला करके, या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों से कुछ
क्षेत्रों को अलग से मिला करके अलग राज्य का निर्माण कर लेना। ठीक है, तो ये कठोरता लचीलापन। विशेषताओं में हमने देखा संघात्मक शक्तियों का विभाजन बता चुका हूँ आराम। दूसरा लिखित संविधान। तीसरा हमने देखा द्विसदनीय विधायिका और चौथा देखा स्वतंत्र न्यायपालिका। तो संघात्मकता के लक्षण थे। एकात्मकता के लक्षणों में केंद्र राज्यों से ज़्यादा शक्तिशाली है, तो किस प्रकार से शक्तिशाली है वो हमने देख लिया। एकल नागरिकता है, ये देख लिया। उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। आपातकालीन परिस्थितियों में कार्यपालिका और विधायी शक्ति केंद्र सरकार को हस्तांतरित हो जाती है। तो इस प्रकार से ये एकात्मकता के लक्षण। और केसी वियर अर्धसंघ यानी क्वासी फेडरल कहता है। मॉरिस जॉन्स सौदेबाजी का संघवाद यानी कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहता है। ग्रेनविल ऑस्टिन भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद की संज्ञा देता है यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहता है। इस प्रकार से हमने बहुत सटीक और एक ही वीडियो में संघात्मक और एकात्मक की विशेषताएं, भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में चर्चा की। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।